हेलो दोस्तों, जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पिछली यूपीएससी, सीडीएस और एसएससी के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं आपका मेरे प्लेटफॉर्म स्टडी जीके एंड जीएस पर स्वागत करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी विद्युत द्वारा मरते नहीं, क्योंकि इसका कारण आपको बताना है। इसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है। सेकंड, उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है। थर्ड, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनाता है। उसके पैर सुविद्युत रोधी होते हैं। आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनाता है। दोस्तों, जो हमारे घरों में विद्युत धारा हम यूज करते हैं वो विद्युत धारा एक क्लोज परिपथ में फॉलो करती है, यानी वो एक लूप सर्किट बनाती है, जो पक्षी वायर के ऊपर बैठे होते हैं वो इस क्लोज सर्किट को पूरा नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको करंट नहीं लगता है, जिससे वो मरते नहीं हैं। सेकंड रीजन ये है कि बर्ड्स पक्षी जितने करंट से चार्ज होते हैं उतना ही करंट वो डिस्चार्ज करते रहते हैं। ये भी इसका एक रीजन है। एक और रीजन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है, जो कि अक्सर ही परीक्षाओं में पूछा जाता भी है और जा सकता भी है। आपने देखा होगा कि करंट है जो वो वोल्टेज डिफरेंस के कारण एक ज़्यादा वोल्टता से कम वोल्टता की ओर फॉलो होता है। इसलिए यहाँ पर जब पक्षी एक ही वायर के ऊपर बैठा होता है तो उसके दोनों पैर एक ही वायर के ऊपर होते हैं, जिससे कि वोल्टा डिफरेंस नहीं आता है। दोनों पैरों का वोल्टा डिफरेंस सेम होता है, जिससे कि करंट उसमें से बाईपास हो जाता है। एक और रीजन है कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस पक्षी के बॉडी के रेजिस्टेंस की तुलना में कम होता है, यानी कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे कि करंट पक्षी की बॉडी में से फ्लो न होकर कॉपर वायर से फ्लो हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पक्षी है, पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक ही वायर के ऊपर बैठा है। यदि ये अपना दूसरा पैर किसी और चीज़ से टच कर जाए तो यहाँ पर वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा, जिससे ही पक्षी का पटाखा बोल जाएगा, उसको शॉक लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है इसका आपको बताना है कि जो हमारे घरों में फ्यूज तार लगाते हैं वो किस धातु से बना होता है, यानी वो किस धातु से बना हो, वो जिस धातु से बना होता है उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, विशिष्ट घनत्व कम होता है, चालकता कम होता है। मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूज तार की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कम होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, फ्यूज तार का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, यानी प्रतिरोध कम होना चाहिए। थर्ड, फ्यूज तार इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी किफ़ायती होना चाहिए। ये तीनों ही प्रॉपर्टी फ्यूज तार के द्वारा पूरी की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि हमें क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें दोनों प्रॉपर्टी दे रखी हैं, प्रतिरोध कम हो और गलनांक कम हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, 50% बच्चे यहाँ पर फर्स्ट आंसर को चूज करेंगे, जिससे कि उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान से देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यहाँ फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा सेकंड, फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। प्रतिरोध इतना
ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेल्टिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये अपने ऑप्शन की वजह से हार्ड बन जाता है, जिससे 50% से ज़्यादा बच्चे गलत करके एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों प्रॉपर्टी सिल्वर भी फॉलो करता है, लेकिन सिल्वर इकोनॉमिकल ही किफ़ायती नहीं है। ये आप देख सकते हैं फ्यूज वायर है, और ये फ्यूज वायर सर्किट में ऐसे लगता है। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। दोस्तों, फ्यूज वायर किस धातु यानी किस अलॉय का बना होता है? फ्यूज तार टिन प्लस लेड या उसमें जस्ता भी मिक्स होता है। ज़्यादातर फ्यूज तार टिन प्लस लेड के एलॉय से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किस पता लगाया जाता है? यानी आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर किसका पता लगाता है, प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का, ताप का। तो मैं आपको बता दूं, गैल्वेनोमीटर धारा यानी करंट को मापता है। ये पिक्चर में देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर दो बिंदुओं के बीच वोल्टा डिफरेंस को मापकर एम्पियर में करंट को इसमें डिटेक्ट करता है। ये इस मीटर पर इंडिकेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषक सेल का एनोड किससे बना होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि शोषक सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से, कैडमियम से, जस्ता से, सीसा से। तो शोषक सेल का एनोड बना होता है जस्ता से। यहाँ पर आंसर गलत है, ए। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रेफाइट की रोड जो कि सेल के बीचों बीच होती है, ब्लैक ग्रे रंग की होती है, उसको कहते हैं कैथोड, जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। उसके चारों तरफ एक मिक्सचर होता है जो कार्बन मैग्नी डाइऑक्साइड का होता है। उसके बाहर एक पेस्ट होता है, वो पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का। उसके बाहर एक आवरण लगा होता है जो जिंक का बना होता है, जिसे एनोड कहते हैं। इसको माइनस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या मंदिरों के गुंबद के ऊपर एक लंबा सा सरिया लगा रहता है, यानी एक रोड लगी रहती है। वो किस धातु की बनी होती है? इसको लाइटिंग रोड कहते हैं। ये ग्राउंड रोड से इस रोड को कनेक्ट किया जाता है। ये हमारी लाइटिंग स्ट्राइक करती है, जो आसमान से लाइटिंग स्ट्राइक करती है, उससे उस बिल्डिंग की प्रोटेक्शन करती है। आपको बताना है कि ये रोड किस मेटल की बनी होती है। दोस्तों, ये रोड मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी लाइटिंग स्ट्राइक करेगी तो वो लाइटिंग बिना रेजिस्टेंस के, यानी बहुत कम रेजिस्टेंस के, उस वायर के थ्रू, उस रोड के थ्रू ग्राउंड में चली जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस मेटल को यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होता है कॉपर का, इसलिए हम लाइटिंग रोड कॉपर की यूज करते हैं, जिससे कि हमारी बिल्डिंग प्रोटेक्ट हो, यानी लाइटिंग से अवॉइड हो, और जो लाइटिंग हमारी बिल्डिंग के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो उस रोड की तरफ अट्रैक्ट होकर उस रोड के थ्रू ग्राउंड में चली जाए। इसका आंसर होगा बी, कॉपर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग के ऊपर एक लाइटिंग रोड लगी है जो कि वायर के थ्रू ग्राउंड रोड से कनेक्ट है। ये ज़्यादा कॉमनली कॉपर की बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों दे रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि हमको वो मेटल चूज करना है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो। सबसे कम रेजिस्टेंस होता है कॉपर का। ये लाइटिंग इस रोड के ऊपर, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग हो रही है। ये लाइटिंग इस रोड के ऊपर स्ट्राइक करती है, जिससे ये रोड के थ्रू
वायर के थ्रू ग्राउंड में चली जाती है, जिससे बिल्डिंग प्रोटेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ओस तब पड़ती है, ओस तब पड़ती है यानी ओस कब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है। रात में आकाश में बादल छा जाते हैं। हवा इतनी शुष्क होती है जिससे वर्षा नहीं हो सकती। आपको बताना है कि ओस क्यों पड़ती है। दोस्तों रात के समय, ओस हमेशा रात के समय पड़ती है। दोस्तों रात के समय धरातल बहुत ठंडा हो जाता है। जो वायु में नमी होती है वो जैसे ही धरातल के टच में आती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम ओस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। टाइपिंग एरर है, यहाँ है में होता है, यानी सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। किसके द्वारा? वातपोत्सर्जन के द्वारा नहीं, वातपोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो सकता है, विसरण के द्वारा नहीं, प्रासरण के द्वारा नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दोस्तों सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का यूज किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल, दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल के अंदर एक रेक्टेंगुलर आकार की डिब्बियां बनी होती है जिन्हें हम सोलर सेल बोलते हैं। वो बहुत सारे सोलर सेल मिलकर एक सोलर पैनल बनाते हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बोलते हैं। जैसे ही उस सोलर सेल के ऊपर सूर्य से आने वाला प्रकाश फोटोन के रूप में स्ट्राइक करता है, तो वो सोलर सेल उस फोटोन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये है इसका पूरा प्रोसेस। ये आपको मैंने समझा दिया, इसमें से पढ़ लेना। ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये सनलाइट से, दोस्तों सनलाइट से जो प्रकाश आता है उसे हम साइंस की लैंग्वेज में फोटोन के रूप में पढ़ते हैं। ये फोटोन इस प्लेट के ऊपर, यानी ये सोलर मॉड्यूल है, इसके ऊपर ये जैसे ही स्ट्राइक करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर आकार के सोलर सेल जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन के ऊपर बने होते हैं, सिलिकॉन की शीट के ऊपर, ये इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। दोस्तों ये सोलर प्लेट होती है या जिसको फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या सोलर पैनल बोलते हैं, ये इसके ऊपर वाली शीट होती है एन टाइप सिलिकॉन, बीच में जंक्शन, नीचे पी टाइप सिलिकॉन। अगर जो साइंस का विद्यार्थी है वो तो इसको समझ जाएगा, लेकिन आर्ट्स या अन्य स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो पी टाइप होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो एन टाइप होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो पी टाइप होता है इसमें मुक्त होल पाए जाते हैं। जैसे ही फोटोन उस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे, तो वो उसमें फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो फॉलो करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जाएंगे। इससे ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और वो वायर के थ्रू हमारी बैटरी के इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएगा, जिससे वो बैटरी में कलेक्ट होने लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में कलेक्ट होने लग जाएगी। ये इसका पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, मानव अंगों के क्रियाकलाप का, पशुओं का व्यवहार, कोशिकाओं और ऊतकों का। दोस्तों आपको बताना है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन, यानी इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर
दोस्तों इसमें जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी एनाटॉमी साइंस की वह शाखा है जिसमें जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है कि ऑन्कोलॉजी किस चीज के अध्ययन के से संबंधित है। पक्षियों के, कैंसर के, स्तनधारी, मिट्टी। तो मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर। दोस्तों ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी से संबंधित है, इसका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों मैं इसमें बता देता हूं कि मिल्क की डेंसिटी को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर पानी को मापने के लिए, बैरोमीटर प्रेशर यानी दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर हम वायु की या किसी भी चीज की ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापते हैं। ओके दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पास के बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।